हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं उस टॉपिक के तरफ। क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, यानी किसी यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखते जाइए पूरा वीडियो, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यूनिट सेल का क्या हमको डिटरमाइन करना है? तो यूनिट सेल का डेंसिटी डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? डेंसिटी डिटरमाइन करना है। ठीक है, यूनिट सेल का डेंसिटी डिटरमाइन करना है। तो पहले हम डेंसिटी पढ़ लेते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। नहीं, डेंसिटी होता क्या है, उसके बाद तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, तो यूनिट सेल का डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेंसिटी होता क्या है तो देख लेते हैं। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? तो मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। नहीं, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? तो डेंसिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय डी, और इसको रॉ, इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। नहीं, मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी का यूनिट एक ये भी समझ लेते हैं क्या होगा। तो ऊपर में मास है, तो मास का ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब एक यूनिट हो गया। दूसरा, तो सीजीएस में अगर आप लीजिएगा तो ग्राम, केजी को किस में लेना पड़ेगा? तो ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा कि डेंसिटी का दो यूनिट आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन यूनिट देखने को मिलेगा? तो केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दो यूनिट आपको देखने को मिलेगा। किसका? तो डेंसिटी का। और डेंसिटी निकालना होगा, नहीं, डेंसिटी निकालना होगा तो कैसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं? तो उस सब्सटेंस के मास में, उस सब्सटेंस के मास में किससे डिवाइड कर देंगे? तो उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से, नहीं, उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? तो डेंसिटी निकल जाएगा। तो मास में सीधा क्या करना है? तो मास में जो है सिंपली, नहीं, मास में जो है सिंपली वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो डेंसिटी उसका निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा ही डेंसिटी निकालना है, मेरा डेंसिटी निकालना है, तो मेरा डेंसिटी कैसे निकलेगा? तो मेरा जो है कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट होगा। नहीं, जैसे कि मान लीजिए हम अपना वजन करते हैं, वेट करते हैं, तो मेरा वेट जो है यानी 60 kg आता है। कितना आता है? 60 kg आता है। तो मास तो हमको पता चल गया। अब मेरा वॉल्यूम, तो हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप तो है नहीं, नहीं, हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप है नहीं। अगर ज्योमेट्रिकल शेप होते तो ईजिली हमारा वॉल्यूम क्या किया जा सकता था? डिटरमाइन किया जा सकता था। लेकिन हम ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है, नहीं, हमारा जो वॉल्यूम है वो जो है 2 मीटर क्यूब है। कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारा निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 60 kg में 2 मीटर क्यूब से डिवाइड कीजिएगा, 2 मीटर क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो 30 kg पर मीटर क्यूब, 30 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मेरा क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। ये मेरा क्या हो गया? तो डेंसिटी हो गया। जैसे कि हम देखते हैं, 3 गो सब्सटेंस लेते हैं, 3 सब्सटेंस लेते हैं, तीनों का यानी कि वॉल्यूम इक्वल है। तीनों का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। ठीक है, 3 सब्सटेंस ले रहे हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। 3 सब्सटेंस लिए, ए बी सी। तीनों का वॉल्यूम इक्वल है। तीनों का वॉल्यूम मान लीजिए कितना है? तो तीनों का वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है 3 गो अलग अलग सब्सटेंस लिए हैं। कौन कौन? तो एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। नहीं, मास लेते हैं। इसका मान लीजिए मास जो है 200 ग्राम है। कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, इसका कितना मास है? तो इसका जो है 400 ग्राम मास है। और इसका मास कितना है? तो 1600 ग्राम है। नहीं, तो आपको जो है ए का मास कितना दिया हुआ है? तो ए का मास 200 ग्राम, बी का मास
400 ग्राम, सी का मास 1600 ग्राम, और वॉल्यूम तीनों का क्या है, सेम है। कितना कितना है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब और 8 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों का अगर डेंसिटी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो डेंसिटी निकालने के लिए मास में वॉल्यूम से क्या करना पड़ता है, तो मास में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। मास में वॉल्यूम से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड कीजिए, तो 200 ग्राम में आप 8 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कीजिए, फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर 400 ग्राम में नहीं, 400 ग्राम में 8 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। सी में क्या करना पड़ेगा, तो सी में जो है 1600 ग्राम में 8 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि क्या किए हैं, तो मास में वॉल्यूम से डिवाइड किए, नहीं ए के मास में ए के वॉल्यूम से, बी के मास में बी के वॉल्यूम से, सी के मास में सी के वॉल्यूम से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स, और 4 से तो ये 5 पर 0, नहीं 5 पर 0, फिर 2 से तो 25, यानी कि 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का डेंसिटी आपको कितना आ गया, तो ए का डेंसिटी आपको 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बी का निकालिएगा तो 4 से तो 2 टाइम्स, आप 4 से तो 10 टाइम्स यानी 100, फिर 50 यानी कि 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बी का डेंसिटी 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इससे तो 2 टाइम्स तो यानी 200, तो 200 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का डेंसिटी 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप निकालें, बी का डेंसिटी कितना निकाले हैं, तो 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सी का कितना निकाले हैं, तो 200 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास कम है और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास कम और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर निकालना रहता है तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर देना पड़ता है, उसके मास में यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर देना पड़ता है। ऐसे भी अगर मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 आदमी हैं, कितना है, 4 आदमी हैं। सेम साइज का दूसरा बॉक्स है, इसमें जो है यानी कि 4 नहीं, इसमें जो है 8 आदमी है, कितना है, 8 आदमी है, ठीक है, 8 आदमी है। और इस बॉक्स में मान लीजिए कितना आदमी है, तो इस बॉक्स में जो है, इस बॉक्स में 16 आदमी है, कितना है, 16 आदमी है। 2 4 6 8 4 12 आदमी है, कितना है, 12 है। तो आप देख करके भी कह सकते हैं कि घना कौन लगता है, नहीं यानी किसमें आदमी की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें आदमी की संख्या ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा, और इसमें आदमी की संख्या कम है तो इसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि तीनों बॉक्स का वॉल्यूम क्या था, तो सेम था। तो सिंपल है कि किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना हो तो उसके मास में किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम में, मास में, उसके मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, तो डेंसिटी, उसका क्या निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगा। तो हम तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अभी समझे, लेकिन हमको डेंसिटी पढ़ना क्या है, तो यूनिट सेल का डेंसिटी पढ़ना है कि यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो चलते हैं यूनिट सेल के डेंसिटी के तरफ, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो हम लोग जो है कुछ देर पहले क्या देखें, तो कुछ देर पहले यही हम लोग देखे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना हो, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना हो तो उसके मास में नहीं, उसके मास में उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। यानी उस सब्सटेंस के मास में उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, तो उसका डेंसिटी निकल जाता है, नहीं उसका डेंसिटी निकल जाता है। तो यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकलेगा, नहीं यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकलेगा, हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकलेगा। तो जैसे कि लेते हैं एक यूनिट सेल बनाते हैं,
अब जो है इस यूनिट सेल में डेंसिटी निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा कि यूनिट सेल का फॉर्मेशन कितने स्फीयर से हो रहा है, क्योंकि यूनिट सेल बनता किससे है, तो स्फीयर से। स्फीयर मतलब एटम्स, स्फीयर मतलब एटम्स। तो कितने स्फीयर से हो रहा है, तो कितने स्फीयर से हो रहा है, तो 4 स्फीयर से या 4 एटम से हो रहा है, नहीं 4 एटम से हो रहा है। अब जो है यानी कि यूनिट डेंसिटी निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो मास में डेंसिटी से डिवाइड करना, नहीं मास में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मास में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि यूनिट सेल का मास हम कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल का मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यूनिट सेल बनता किससे है, तो एटम से बनता है। तो एटम का मास अगर पता चल जाए, नहीं एटम का मास अगर हमको पता चल जाए तो यूनिट सेल का मास हमको पता चल जाएगा, नहीं यूनिट सेल का मास हमको पता चल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम, तो अगर हमको यूनिट सेल का एज लेंथ पता चल जाए, यूनिट सेल का एज लेंथ पता चल जाए तो यूनिट सेल का वॉल्यूम भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यूनिट सेल के मास में हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको डेंसिटी क्या होगा, तो निकल जाएगा, नहीं डेंसिटी हमारा क्या होगा, तो निकल जाएगा। अब जो है सो यूनिट सेल तो हम पढ़े हैं, एक सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन कितने एटम से, तो 1 एटम से। बॉडी सेंटर्ड का 2 से, फेस सेंटर्ड का 4 से और इंड सेंटर्ड का 2 से। तो इसका मतलब है कि सिंपल यूनिट सेल में हमको 1 एटम का मास डिटरमाइन करना होगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम का मास डिटरमाइन करना पड़ेगा, फेस सेंटर्ड में 4 एटम का मास डिटरमाइन करना पड़ेगा और इंड सेंटर्ड में फिर 2 एटम का मास डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मास पता चल जाए तो हम जो है एज लेंथ से यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम निकाल के मास में एज लेंथ से वॉल्यूम जो निकाले हैं उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, तो डेंसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी पता चल जाएगा। अब जो है नहीं, अब जो है यहाँ पर यानी कि अब यहाँ पर क्या करना है, तो हमको जो है ये स्फीयर सब है इसका मास निकालना पड़ेगा। इसका मास पता चल जाएगा तो जो यूनिट सेल है उसके एज लेंथ से हम क्या करेंगे, तो मास में डिवाइड कर देंगे तो हमको डेंसिटी पता चल जाएगा। तो हम तो यहाँ पर 4 एटम बनाए हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़े है कि 4 एटम होगा, क्योंकि सिंपल होगा तो एक ही एटम होगा। बॉडी सेंटर तो 2, फेस तो 4 और इंड तो 2। तो यूनिट सेल में कितना एटम होगा उसके लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड, यानी कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, जेड। उसके बाद जैसे कि ये यूनिट सेल है तो ये यूनिट सेल अलग अलग सब्सटेंस में हो सकता है। अलग अलग सब्सटेंस में कैसे, तो ये सिल्वर में हो सकता है, कॉपर में हो सकता है, एल्युमिनियम में हो सकता है, नहीं आयरन में हो सकता है। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो भी है सबका जो है मास जो होगा, एटॉमिक मास या मोलर मास अलग अलग होगा। एल्युमिनियम का देखिएगा तो 27, कॉपर का 63.5 और एल्युमिनियम का 27 और आयरन का 56। तो एल्युमिनियम का अगर क्रिस्टल बना हुआ है, यूनिट सेल बना हुआ है, तो उसमें जो एटम प्रेजेंट रहेगा उसका मास अलग हो जाएगा, नहीं उसका मास अलग हो जाएगा। कॉपर का बना होगा तो उसमें जो एटम प्रेजेंट होगा उस एटम का मास अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम का बना होगा तो उसमें जो एल्युमिनियम का एटम प्रेजेंट रहेगा उसका मास अलग हो जाएगा। आयरन से बना होगा तो आयरन का जो एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा उसका मास क्या हो जाएगा, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के मोलर मास, अलग अलग सब्सटेंस के मोलर मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। अलग अलग सब्सटेंस के मोलर मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। तो मान लेते हैं फिर वही मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या मान लेते हैं, तो m। ये m क्यों माने मोलर मास, तो m इसलिए माने कि इस m के जगह पर एल्युमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी, नहीं एल्युमिनियम भी कॉपर भी, एल्युमिनियम दो बार लिखा गया, ठीक है एल्युमिनियम दो बार लिखा गया। तो एल्युमिनियम भी, कॉपर भी और आयरन भी हो सकता है, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन भी हो सकता है। तो m के जगह पर कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि अलग अलग अगर एलिमेंट या सब्सटेंस लेंगे, अलग अलग एलिमेंट या सब्सटेंस लेंगे तो उसका मोलर मास भी अलग अलग होगा, और मोलर मास अलग अलग होगा तो उसके एटम का मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होगा, तो m/Na, नहीं यानी किसी भी सब्सटेंस के
तो सब्सटेंस के जगह पर एलिमेंट आप लिख सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास निकालना हो, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास निकालना हो तो उसके मोलर मास में किससे डिवाइड कर दीजिए, तो Na से, तो उसके एक एटम का मास आपको क्या होगा, निकल जाएगा। नहीं, उसके एक एटम का मास निकल जाएगा। अब आगे क्या करना है, नहीं अब आगे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो एक एटम का मास तो हम लोग निकाल लिए, मोलर मास मान लिए, और यूनिट सेल में कितना एटम होगा ये भी हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं, कितना, तो Z। उसके बाद यहाँ पर व्हेयर Na होता क्या है, तो ये पीछे के क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि Na मतलब होता है एवोगाड्रोज नंबर, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। नहीं, तो ए का भी वैल्यू आपको, Na का भी वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। और Na होता क्या है, तो एवोगाड्रोज नंबर होता है। तो एक एटम का मास तो पता चल गया, तो यूनिट सेल में पार्टिकल है कितना, तो Z है। नहीं, तो टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, टोटल मास ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, तो एक का m बाई कितना है, Na, तो टोटल है कितना, तो Z, तो Z से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं, यानी एक का मास मान लीजिए यानी कि 1 kg है, तो 10 का मास कितना होगा, 10 का मास कितना होगा, तो 1 kg में 10 से मल्टीप्लाई। अगर एक का मास 5 kg है, तो 10 का मास कितना होगा, तो 5 इंटू 10, नहीं 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो वही m/Na इंटू क्या कर दिए, तो Z, m/Na इंटू क्या कर दिए, Z कर दिए। उसके बाद एक और, यानी कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मान लेते हैं कितना, तो A, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा A, क्योंकि एज लेंथ यूनिट सेल का कितना है, A है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ क्यों होगा, तो यूनिट सेल जो है क्यूब के रूप में प्रेजेंट रहता है। नहीं, यूनिट सेल किस रूप में प्रेजेंट रहता है, क्यूब के रूप में, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब, और साइड मतलब एज, तो साइड क्यूब मतलब एज क्यूब, और एज क्यूब तो A क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या निकल गया, A क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तो कैसे निकलेगा, तो टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, नहीं टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, अब क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो D इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या निकाले हैं, तो m/Na इंटू Z बाई AQ। नहीं, तो इसको और आगे बढ़ा के, तो M इंटू Z बाई Na इंटू AQ, यही डेंसिटी का क्या हो गया, तो फॉर्मूला, यही डेंसिटी का क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यही डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो समझ में तो आ गया होगा कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी निकालना देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं कि डेंसिटी का यही फॉर्मूला होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब अलग अलग यूनिट सेल में डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, नहीं अलग अलग यूनिट सेल में डेंसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। उसको नहीं भी देखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है सो डिटरमाइन होगा। नहीं, तो यानी कि किस में, तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट में इन सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ एक ही चीज़ हमको पता करना है, क्या, तो Z का वैल्यू। तो Z का वैल्यू सिंपल यूनिट सेल के लिए कितना होता है, तो 1। तो अभी आप D इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो D इक्वल टू पढ़े हैं M इंटू Z बाई Na इंटू AQ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो Z के जगह पर क्या रखिएगा, तो Z के जगह पर 1 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो M इंटू 1 बाई Na इंटू AQ, तो M बाई Na इंटू AQ। तो सिंपल यूनिट सेल में डेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा।
नहीं, सेकेंड में है किसमें, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में फिर हमको जेड पता करना होगा। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, तो 2, कितना होता है 2। तो डी इजकल टू फिर हम पढ़े हैं एम इंटू जेड अबाई एन ए इंटू ए क्यू। क्या पढ़े हैं, एम इंटू जेड अबाई एन ए इंटू ए क्यू। तो m तो रहेगा ही और z के जगह पर 2 अबाई एन ए इंटू ए क्यू, यानी कि 2m अबाई एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, एन ए इंटू ए क्यू। तो बॉडी सेंटर्ड में डेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, यानी 2m बाई एन ए इंटू ए क्यू। और थर्ड में नहीं, तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू 4 लेंगे, नहीं जेड का वैल्यू 4 लेंगे। तो फिर डी इजकल टू एम इंटू जेड अबाई एन ए इंटू ए क्यू। तो m इंटू जेड के जगह पर 4 अबाई एन ए इंटू ए क्यू। तो 4m अबाई एन ए इंटू ए क्यूब। समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत आसान वे में हम आपको बता रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और वीडियो पूरा देखिए, आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो जो है सो आप लोग ज़रूर देखिए। शुरू का कुछ वीडियो मेरा आया था जिसमें साउंड प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो है साउंड प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि छोटा छोटा लेटर लिखते हैं तो किसी किसी को स्पष्ट जो है सो पूरा दिखाई नहीं दे, तो वो क्या कीजिए कि यूट्यूब के सेटिंग में जा कर के और वहाँ पर यानी कि आपका जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा दीजिए। नहीं, यानी HD में वीडियो को देखिए। HD में यदि आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा आपको कितना भी छोटा हम लिखें लेकिन पूरा साफ साफ आपको दिखाई देगा। इसलिए उसमें आप चेंज कर लीजिए रिजोल्यूशन को चेंज करके वीडियो देखिए, आपको पूरा साफ साफ दिखेगा। और फोर्थ में लास्ट में है यानी कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में फिर जेड का वैल्यू कितना, तो 2। जेड का वैल्यू कितना, तो 2। तो डी इजकल टू एम इंटू जेड अबाई एन ए इंटू ए क्यू। तो m इंटू 2 बटा एन ए इंटू ए क्यू, यानी कि 2m अबाई एन ए इंटू ए क्यू। इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल दोनों का डेंसिटी क्या होता है, तो सेम। दोनों का डेंसिटी क्या होता है, सेम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि जो यानी कि किसका डेंसिटी जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के सिमिलर होता है या इक्वल होता है, तो बॉडी सेंटर्ड का नहीं, या बॉडी सेंटर्ड का किसके इक्वल होता है, तो इंड सेंटर्ड के इक्वल होता है। तो बहुत ही आसान है, नहीं बहुत ही आसान है डेंसिटी किसी भी यूनिट सेल का क्या करना, डिटरमाइन करना। ऐसे जितने भी टाइप के हम यूनिट सेल पढ़े थे सभी का डेंसिटी यहाँ पर क्या किए हैं, तो डिटरमाइन करके हम लोग देख लिए। नहीं, डिटरमाइन करके हम लोग देख लिए हैं। अब जो है डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल का अप्रोच हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान अप्रोच होता है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो मेन जो है सो उसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो सकता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यान में आप रख लेते हैं तो इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ। नहीं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन BCC। तो किसमें क्रिस्टलाइज होता है, तो कोई एलिमेंट है जो BCC यूनिट सेल में क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। किसमें, तो BCC में। तो न्यूमेरिकल अप्रोच करने से पहले न्यूमेरिकल को हमको ठीक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में आखिर दिया हुआ क्या क्या है और निकालना हमको क्या है। ये अगर हम समझ जाते हैं तो हम न्यूमेरिकल ईजिली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो कोई एलिमेंट है जिसका क्रिस्टलाइजेशन किसमें होता है, तो BCC में। किसमें होता है, BCC में। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 288 पिकोमीटर। तो यहाँ पर यानी कि जितना हम क्वेश्चन पढ़े हैं उससे यानी एलिमेंट का क्रिस्टलाइजेशन किसमें हुआ, तो BCC में। तो BCC में हुआ एलिमेंट का क्रिस्टलाइजेशन, BCC में हुआ तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2। तो एक तो हमको डाटा मिल गया। नहीं, BCC में एलिमेंट का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा, तो 2 फर्स्ट। उसके बाद कहता है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 288 पिकोमीटर। नहीं, तो यानी एज लेंथ, तो एज लेंथ को ए के द्वारा डिनोट करते हैं। नहीं, एज लेंथ को किसके द्वारा, ए के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ए का वैल्यू
288 पिकोमीटर, नहीं 288 पिकोमीटर, यानी कि इसको आप 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर भी लिख सकते हैं। 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये कन्वर्सन हम भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़े थे, तो वहाँ पर कन्वर्सन का एकदम ज़बरदस्त मेथड आप लोगों को बताए हैं। इतना आसान मेथड कि आप दुनिया का कोई भी कन्वर्सन ईजिली कर सकते हैं। तो आप लोगों को कन्वर्सन अगर समझ में नहीं आता हो तो आप जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको जो है सो मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप कन्वर्सन फैक्टर देख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप एक बार अगर कन्वर्सन फैक्टर पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा भूलने का नौबत आपको नहीं आएगा। तो ये हो गया, ए का वैल्यू पता चल गया। इफ़ द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है कि हमको जो ये एज लेंथ है ये मीटर में नहीं लेकर के सेंटीमीटर में लेना है। तो सेंटीमीटर में लेना है तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नहीं, डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेंसिटी? तो डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? तो डेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, D = m इंटू जेड बाई NA इंटू ए क्यू। तो यहाँ पर टर्म कितना है? तो यहाँ पर टर्म 5 है। कौन कौन टर्म है? तो एक डेंसिटी है, दूसरा क्या है? तो मोलर मास, नहीं मोलर मास है। मोलर मास मतलब एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक मास। जेड तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और NA तो एवोगाड्रोज नंबर, इसका वैल्यू हम देखे हैं। उसके बाद AQ तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और A होता क्या है? तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। A होता क्या है? तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होता है। तो आपको इसका वैल्यू तो पहले से नोन है, नहीं इसका वैल्यू पहले से नोन है। तो इसका मतलब है कि जो रेस्ट बच गया उसी रेस्ट मतलब चारों में से किसी एक का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो आपको एटॉमिक मास, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास हम बोले हैं, यानी एटॉमिक मास को मोलर मास भी आप बोल सकते हैं। नहीं, एटॉमिक मास को क्या बोल सकते हैं? मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कह क्या रहा है निकालने के लिए? तो यहाँ पर आपको कह रहा है यानी m का वैल्यू क्या होगा? नहीं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कह रहा है निकालने के लिए। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो m इंटू जेड = D इंटू NA इंटू AQ, NA इंटू AQ। अब बाई क्या? बाई अभी नहीं, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग किए हैं। नहीं, तो निकालना क्या है? तो m तो m = D इंटू NA इंटू AQ बाई जेड। तो m मतलब क्या हो गया? तो m मतलब हो गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, नहीं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। D का वैल्यू आप पुट कीजिए, नहीं तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद Na का वैल्यू तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। उसके बाद जो है A का वैल्यू, नहीं उसके बाद A का वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। और जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू हम शुरू में ही लिख दिए थे। जेड का वैल्यू हम क्या किए थे? शुरू में ही लिख दिए थे। क्या लिखे थे? तो 2, नहीं क्या लिखे थे? 2, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। अब आप जो है इसको कैलकुलेट करके एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या कर सकते हैं? तो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट, तो इसको 3.011, बाकी आप जो है कैलकुलेशन करके और इसका आंसर क्या होगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में यानी कि सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट करके फिर बताइएगा कि सॉल्व नहीं हुआ, हम फिर उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे कि क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। और जिसको नोट करना रहता हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर का अप्रोच हमारा क्या होगा? नहीं, सेकेंड नंबर का तो सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस and X-rays studies of its crystal so that the age length of unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो कुछ एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास जो है, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर का आपको याद रखना पड़ेगा।
तो सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, तो ए आपको दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ है, ए CCP। तो CCP का मतलब क्या होता है, तो CCP का मतलब होता है, CCP का मतलब होता है FCC, क्या होता है FCC, और FCC के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, तो 4। FCC के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 4। एज लेंथ कितना दिया हुआ है, तो ए आपको दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर आप लीजिएगा, नहीं सेंटीमीटर में यदि आप लीजिएगा तो सेंटीमीटर में ही लेते हैं, नहीं सेंटीमीटर में ही लेते हैं, तो 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। जेड पता चल गया, ए पता चल गया। कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको डेंसिटी कहता है, तो डेंसिटी कहता है यानी कि डी कहता है निकालने के लिए, और डी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो m इंटू जेड बाई NA इंटू AQ। तो आपको ए पता चल गया है, नहीं ए पता चल गया है, जेड पता चल गया है, NA पहले से पता है, नहीं एक बच रहा है m मतलब एटॉमिक मास, और कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, तो सिल्वर है। कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, सिल्वर है, तो m किसका निकालना होगा, तो सिल्वर का, नहीं यानी एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी MAG, या इसको लैंग्वेज में लिखिए तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, तो 108 ग्राम पर मोल, 108 ग्राम पर मोल, यानी सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 108। यानी कुछ एलिमेंट का आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ रहता है। तो आपको तो सब कुछ का वैल्यू पता चल गया, तो डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो D इक्वल टू m के जगह पर 108 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद जेड का वैल्यू तो 4, और NA तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। उसके बाद जो है A, तो A तो 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर आपको जो है मोल से मोल कट जाएगा, और ऊपर बचेगा ग्राम और नीचे बचेगा सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट ही होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके इसका भी आंसर हमको किस में बताना है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो फार्मूला हम पढ़े हैं उसी पर जो है सो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो अब जो है एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज इतना kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। तो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, तो सीधा लिखते जाइए, क्या दिया हुआ है m, यानी 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल, ठीक है। फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि कोई क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है, नहीं ये नहीं बता रहा है कि CCP, सिर्फ बोल रहा है क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, और जिसका एज लेंथ कितना है, तो 405 पिकोमीटर। जिसका एज लेंथ कितना है, तो 405 पिकोमीटर। मीटर में तो 405 इंटू 10⁻12 मीटर, इसलिए क्योंकि ये m का वैल्यू जो है, मोलर मास जो एलिमेंट का दिया हुआ है वो kg पर मोल में, यानी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो ये हम मीटर में ही लेंगे। अब जो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, तो अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, तो फार्मूला लिखते हैं पहले, उसके बाद ही क्लियर होगा कि हमको क्या कह रहा है निकालने की। तो D इक्वल टू होता है m इंटू जेड बाई NA इंटू AQ। तो देखिए m का वैल्यू हमको दिया हुआ है, उसके बाद और आगे है इफ़ डेंसिटी, तो डेंसिटी है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। D भी आपको दिया हुआ है, D भी आपको 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो आपको ये दिया हुआ है, m दिया हुआ है, NA पता है, और A का वैल्यू भी पता है। तो नेचर पूछ रहा है, नेचर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, आपसे जेड पूछ रहा है, यानी जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा। तो जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो m इंटू जेड इक्वल टू D इंटू NA इंटू AQ। तो जेड इक्वल टू D इंटू NA इंटू AQ, अब बाई क्या हो जाएगा, तो m
अब डी का वैल्यू तो 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। Na 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है। इंटू में ए क्यू, ए का वैल्यू 405 इंटू 10⁻12 मीटर का होल क्यूब, और एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल, नहीं पर मोल, तो पर मोल से ये पर मोल कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके जेड का जो भी वैल्यू आए, नहीं तो जेड का वैल्यू अगर आपको यहाँ पर 1 आता है तो सिंपल हो जाएगा, जेड का वैल्यू अगर 2 आता है तो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, अगर 4 आता है तो फेस सेंटर्ड हो जाएगा, और फिर 2 अगर आता है तो 2 आएगा तो या तो बॉडी सेंटर्ड या क्या होगा, इंड सेंटर्ड ही होगा। तो यही 3 में से कोई ना कोई वैल्यू आपको क्या होगा, ऑब्टेंड होगा, और उस जेड से आप नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नेचर ऑफ यूनिट सेल बता सकते हैं। तो कैलकुलेट करके फिर इसका आंसर कहाँ बताना है, कॉमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए मेटेलिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस, एज लेंथ ऑफ लैटिस सेल इज 2 एंगस्ट्रम। एज लेंथ मतलब एज लेंथ ए दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम मतलब 2 इंटू 10⁻10 मीटर, और 2 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू लिख दिए। नहीं, अब कहता है द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, डी दिया हुआ है कितना, तो डी दिया हुआ है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ इट। कह रहा है इसके 200 ग्राम में कितना यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, नहीं तो ए मेटेलिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस एज लेंथ इतना एंगस्ट्रम, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना, हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ इट। पहले फार्मूला लिखते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फार्मूला तो m इंटू जेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। आपको दिया क्या है, तो डेंसिटी एन ए पता है, एन ए पता है, फिर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, नहीं जेड का वैल्यू, नहीं ए मेटेलिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस एज लेंथ ऑफ लैटिस इज 2 एंगस्ट्रम, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 2.4, हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन द 200 ग्राम ऑफ इट। 200 ग्राम ऑफ इट यानी कह रहा है इसके 200 ग्राम में, इसके 200 ग्राम में यानी कि कितना जो है यूनिट सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कितना यूनिट सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो पहले तो हमको इसका m का वैल्यू पता चले, नहीं m का वैल्यू पता चले, और क्यूबिक लैटिस है, नहीं क्यूबिक लैटिस है तो यहाँ पर z का वैल्यू अगर 4 रहता है, 4 नहीं z इक्वल टू क्यूबिक लैटिस है 4 लेते हैं, तो ये भी हमको पता चल गया। तो यहाँ पर जो है यानी कि m इंटू जेड इज डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू, तो z इक्वल टू, तो z पता है, m निकालना है, m निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है, तो ये लैटिस कैसा बन रहा है सो क्लियर नहीं है, एक डाटा इसमें मिस्टेक हो रहा है, नहीं एक डाटा मिस्टेक इसमें हो रहा है, क्या तो या तो जो यानी कि दिया हुआ है ए मेटेलिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस, तो मेटेलिक एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास पता रहता, एटॉमिक मास पता रहता तो हम जेड का वैल्यू क्या करते, डिटरमाइन कर लेते, और 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन कर लेते, और नंबर ऑफ एटम्स में जेड से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट सेल हम क्या करते, तो निकाल लेते कि कितना यूनिट सेल होता। तो इसमें कोई मिसिंग डाटा है, इस क्वेश्चन में कोई मिसिंग डाटा है, और वो मिसिंग डाटा क्या है, तो या तो एम मिसिंग है या जेड मिसिंग है, नहीं एम मिसिंग है या जेड मिसिंग है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और हो नेक्स्ट क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन हम डील करवा देंगे आप लोगों को। लास्ट में है द डेंसिटी ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट इज 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी दिया हुआ है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसका, तो फेस सेंटर्ड का, तो फेस सेंटर्ड है तो जेड इक्वल टू 4। उसके बाद कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी m दिया हुआ है, 60.2 AMU यानी 60.2 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं इसको। अब जो है यानी कि
आपको यहाँ पर d इजकल टू जानते हैं m इंटू जेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। इसमें आपको d पता है, m पता है, z पता है, एन ए पता है, बचा क्या? a बचा नहीं, बचा क्या? a। तो a का वैल्यू क्या कह रहा है निकालने के लिए? तो d इंटू एन ए इंटू ए क्यू इजकल टू एम इंटू जेड। तो ए क्यू इजकल टू एम इंटू जेड बाई डी इंटू एन ए। अब जो है m का वैल्यू तो 60.2, z का वैल्यू तो 4 और d का वैल्यू तो 6.25 नहीं 6.25। उसके बाद na का वैल्यू तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ए क्यू इजकल टू, तो ए इजकल टू, आप ए इजकल टू अगर लिखना चाहें, नहीं ए क्यू इजकल टू, तो ए इजकल टू लिखना चाहें तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है, जो वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए आपका वैल्यू x निकलता है, तो वो x का क्या होगा? तो क्यूब रूट होगा। तो x का आप क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल आपको क्या होगा? पता चल जाएगा। तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल पता चल जाए तो जितना आंसर आएगा उस आंसर को क्या करना है? तो कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है।